नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश चौक से। आज हम आपको ऐसे अफसर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो जिंदा दिल अफसर हैं और पिछले 28 साल से पुलिस सेवा में हैं और इस समय CAPT के डायरेक्टर हैं। 1992 बैच के IPS अफसर पवन श्रीवास्तव। तो मिलिए पवन श्रीवास्तव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप पवन जी, देवरिया एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से निकल के आप इलाहाबाद से आप JNU, कैसा था ये सफ़र? देखिए, मेरा जन्म देवरिया में हुआ था। देवरिया उत्तर प्रदेश में एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है और मेरे बाबा जो हैं वो वहाँ पे मुख्तार थे, वकालत करते थे और पर पापा मेरे इंजीनियर थे और वो फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी किया करते थे। और भले मेरी पैदाइश देवरिया की हो, पर उसके बाद मैं जो मुझे ध्यान पड़ता है बरौनी बिहार में, दुर्गापुर बंगाल में, नंगल पंजाब में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ऐसी जगहों पे रहने का अपने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमेशा एक कॉलोनी, बंद कॉलोनी में रहते थे, जहाँ पे चूँकि एक बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था भारत सरकार का। एक कॉलोनी के माहौल से बाहर निकल करके शहर का माहौल देखना, फिर एयरफोर्स का माहौल देखना, ये सब हम लोगों का 10वीं 11वीं 12वीं में हुआ। और 12वीं के बाद फिर मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत कुछ इंडिपेंडेंस कंधे पे आ गई थी। 12वीं के बाद होता भी ऐसा ही है। तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, गोरखपुर से ज़्यादा अच्छा इलाहाबाद है पढ़ना, और ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा भी जाता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। तो वो सब देखते हुए मुझे इलाहाबाद कहा गया, जाओ जा कर के पढ़ो। तो हॉस्टल में रहे इलाहाबाद? हाँ, तो फिर इलाहाबाद आया तो इलाहाबाद में एक मेयर हॉस्टल हुआ करता है जिसको A.N. झा हॉस्टल भी कहते हैं। तो आपने जब ग्रेजुएशन किया तभी आपको लगा कि हाँ UPSC के एग्जाम? जी। हम लोग तो इनफैक्ट जब मैं जिस साल भर्ती हुआ था हॉस्टल में, जो मैं ज्वाइन किया था, उसके अगले साल ही वहाँ से दो बड़े हमारे सीनियर्स निकले जो कि 84 बैच के IAS ऑफिसर थे। एक तो मध्य प्रदेश काडर के ही थे और एक जो हैं आगमुट काडर के हैं। और उन लोगों से बड़ी प्रेरणा मिलती थी कि देखो ये जो हैं ये सिविल सर्विसेज कर सकते हैं। और हमारे हॉस्टल को कहा भी जाता था, इलाहाबाद को भी कहा जाता था कि मुझे सिविल सर्विसेज देने के लिए बहुत अच्छा। तो एक माहौल इस टाइप का सिविल सर्विसेज का हम लोग को मिल गया था। तो मेरे पास UGC की स्कॉलरशिप थी, तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आ गया और यहाँ मैंने अपनी MPhil भी पूरी की और मैंने पढ़ाई भी की और इम्तिहान भी दिया। यहाँ कब लगा आपको कि UPSC में जाना चाहिए? नहीं, UPSC का इम्तहान देना तो लाजमी था। अगर मैं 5 साल 6 साल A.N. झा हॉस्टल में रहा इलाहाबाद के और उसके बाद मैंने UPSC का इम्तहान नहीं दिया, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं था। और मेरी माँ मुझसे हमेशा ये बोलती थी कि मेरे बाबा ये चाहते थे कि मैं हाकिम बनूं, और मुझे मतलब नहीं समझ में आता था हाकिम का क्या है मतलब उस ज़माने में, पर वो चाहते थे कि मैं हाकिम बनूं। मेरी माँ मेरे कान में बार बार ये बात डालती रहती थी। तो फिर जब समझ में आया कि हाकिम का मतलब एक बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, सिविल सर्विसेज होता है, UPSC होता है, और फिर जो A.N. झा में मैंने देखा अपने साथ के लोगों को, अपने से सीनियर्स को ये करते हुए, तो ये तो लाजमी था कि इम्तहान देना है। सर, JNU की बात आई है तो JNU की जब भी जिक्र आता है तो विवाद अपने घूमने लगते हैं जहन में। आपके अनुभव क्या कहते हैं? देखिए, JNU में जो मुझे समझ में आता है, पहला कारण तो ये है कि वहाँ बोलने के लिए आदमी स्वच्छंद है। शुरुआत से ही मुझे लगता है कि जब तक मैं था वहाँ पे 92 तक, तब तक लेफ़्ट विंग के जो स्टूडेंट एसोसिएशंस थे उनका काफ़ी बोलबाला हुआ करता था वहाँ पे। और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज़्यादातर प्रेसिडेंट रहे थे वहाँ पे। हमारे समय पहली बार ऐसा हुआ था कि 2 साल के अंदर आइसा ने अपनी पकड़ बना ली थी
और जेएनयू में जो मुझे समझ में आता है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के और आपस में और स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, वो काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। एक प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, पीएसओ, जो कि इलाहाबाद में जब हम लोग थे तो शुरुआत किया हुआ था, और वो जो यहाँ जेएनयू आने के बाद काफ़ी प्रखर मुखर हुआ करता था। तो ये सब अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव मानते थे, और मुझे लगता है कि चूंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी वहाँ बहुत ज़्यादा थी और स्टूडेंट टीचर के बीच में संबंध बड़े दोस्ताना हुआ करते थे, वो स्ट्रिक्ट हायरार्की जो मैंने इलाहाबाद में देखी थी वो न होने के कारण जेएनयू में लोग बोलने के लिए कुछ भी स्वच्छंद हैं और स्वतंत्र हैं। आप आईपीएस बने तो इस सबसे पहले खुशी चयन होने की किसको मिली, और क्या क्या प्रतिक्रिया थी घर वालों की? स्वाभाविक है, ये 1991 की बात है जी। जब मैंने पहली बार इम्तहान दिया था, तो जो रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट जो है, चूँकि हम लोग दिल्ली में ही रहते थे और धौलपुर हाउस जो है वो हम लोग 615 नंबर की बस लिया करते थे, जो कि जेएनयू से पूर्वांचल हॉस्टल से मिंटो रोड जाया करती थी, और वो पृथ्वीराज चौहान रोड और जनपद पे जहाँ क्रॉस करती थी वहाँ हम लोग उतर जाते थे। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हुआ करता था, करीब 10 मिनट का वॉक हुआ करता था, जो धौलपुर हाउस यूपीएससी लेकर के आया करता था। तो मुझे ध्यान है, हल्ला हो जाता है कि भाई रिज़ल्ट निकला है। उस समय तो इंटरनेट नहीं हुआ करता था, उस समय और कोई रास्ता नहीं था अपने को पता करने के लिए, तो आपको रिज़ल्ट प्रत्यक्ष देखने के लिए जाना पड़ता था। तो पहली बार जब मैं गया था तो मुझे ध्यान है, अपने हमारे साथ के जो दोस्त थे वो लोग भी, हम लोग गए थे, और मेरा एक दोस्त ऐसा था, अभी बहुत अच्छा दोस्त है, इलाहाबाद से ही दोस्त था वो, उसका 90 में सिलेक्शन हुआ था, और वो 91 में मेरे साथ रिज़ल्ट देखने गया था, और उसका 91 में नहीं हुआ था जी, और मेरा हो गया था। तो वो जो आपका पहली बार में ही हो गया था जी, वो एक कभी खुशी कभी गम वाला जो माहौल था, वो था कि उसका नहीं हुआ था, उसका 1 साल पहले हो चुका था, मेरा 1 साल बाद हुआ, और सबसे पहले तो उसे ही मालूम चला। फिर वहाँ पे पास में ही एक एसटीडीपीसीओ हुआ करता था, तो एसटीडीपीसीओ ढेर सारे हो गए थे, तो सबसे पहले फिर माँ को ही फ़ोन लगाया मैंने कि ऐसा ऐसा हो गया। और मुझे इत्तेफाक है, जब मैं मुझे याद है कि इत्तेफाक है, जब मैं उनसे बात कर रहा था उसी समय लंच का टाइम होने के कारण पापा भी घर आ गए थे, तो उन दोनों, पहले माँ को मालूम चला, उसके बाद पिताजी को मालूम चला कि बेटा हाकिम बन गया कि बेटा हाकिम बन गया। आप 3 भाषाएं आती हैं आपको, अंग्रेजी, हिंदी, ये तो जाहिर है कि आती हैं। पंजाबी भाषा सीखने के पीछे क्या मकसद था? नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो आपको ये मालूम है कि मुझे सिर्फ पंजाबी आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे पंजाबी ही आती है, मुझे बांग्ला भी आती है और मुझे उड़िया भी आती है। बचपन में मैं जब दूसरी क्लास में था तो मैं दुर्गापुर में था, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में था। तो हमेशा से स्कूलों में एक थर्ड लैंग्वेज का प्रचलन चलता रहा है, और ख़ास तौर पे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे वर्नैकुलर जो है कोई और है। तो बंगाल में स्वाभाविक है बंगाली थी, तो हमें स्कूल में, इवन दो वो सेंट्रल स्कूल था, हमें बंगाली पढ़नी पड़ती थी जी। और उसके बाद मैं 5वीं तक वहाँ था, उसके बाद 5वीं में बीच मिड सेशन में पंजाब ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज जो है वो पंजाबी थी। आपको मध्य प्रदेश कैडर मिला, भोपाल एसपी रहे, रीवा में आईजी रहे। आपकी कोई ऐसी वाक़या जो आज भी दिलचस्प हो और आज भी याद हो आपको? दिलचस्प वाक़ये तो ढेर सारे हैं, पता नहीं मैं कौन सा वाक़या अभी इस समय आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूं, पर बहुत पहले की बात बता रहा हूं। शायद ये बात होगी 95-96 की बात होगी। मैं नौकरी की शुरुआत ही थी ऑलमोस्ट, और हम बस्तर में थे जी। बस्तर में उस समय 95-96 की बात करें तो जगदलपुर से जो रोड रायपुर जाती है नेशनल हाईवे, उसका जो बायां वाला पोर्शन था यानी वेस्टर्न पार्ट जो था, वो बोलते थे कि ये नक्सल इन्फेक्टेड है, और जो ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था वो कहते थे कि नॉन इन्फेक्टेड है। वो
बॉर्डर लाइन हम लोग मानते थे। वहीं पर एक चौकी हुआ करती थी बड़े डोंगर। तो बड़े डोंगर पे कुछ सालों पहले नक्सलियों ने हमला करके वहाँ पे उन्होंने जो चौकी थी उसको जला दिया था। तो बड़े डोंगर जो चौकी है वहाँ एक स्कूल के अंदर चल रही थी, और जो ये रास्ता था, जो छोटा रास्ता था, वो एक कोंडागांव से नारायणपुर का जो रास्ता था उसके अंदर से एक होकर के जाता था, या फिर इस हाईवे से होकर के जाता था। तो वो जो पुराना रास्ता था उस पर एक ब्रिज बना हुआ था, उस ब्रिज को तोड़ दिया गया था नक्सलियों द्वारा, जिस कारण से इस रोड के ऊपर आवागमन बंद हो गया था। तो मुझे ध्यान है बहुत रात में एक दिन 10 साढ़े 10 बजे करीब डीआई साहब आए और उन्होंने कहा चलो रात में गश्त पे चलना है। तो हमने कहा चलिए। तो मेरे पास एक जिप्सी हुआ करती थी, उनके पास एक एम्बेसडर हुआ करती थी, और वो बेनूर थाना था जो नारायणपुर और कोंडागांव के बीच में था। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे लगा कि नारायणपुर चलेंगे या छोटे डोंगर जाएंगे, पर उन्होंने वहाँ से जो पुल टूट चुका था उस वाली रोड के ऊपर गाड़ी घुमा ली। नॉर्थ में मुझे मालूम था कि यहाँ रोड नहीं है। मैंने उनको बोला कि सर यहाँ तो रोड भी नहीं है और जो ब्रिज है उसको नक्सलियों ने तोड़ दिया है। मतलब मुझे बड़ा अचरज होता है कि किस कॉन्फिडेंस के साथ वो लेकर के गए। जैसे वो नदी पड़ी करीब 10-12 किलोमीटर के बाद जब वो नदी पड़ी, तो उस नदी में मेरे पास जो जिप्सी थी, हम लोग उस जिप्सी के अंदर ट्रांसफ़र हुए। ही ड्रोव द जिप्सी, और वो जिप्सी आप समझिए कि विंडशील्ड जो है वहाँ तक पानी में डूब चुकी थी, और उन्होंने उसको नेविगेट करके नदी पार की। और वहाँ जाने के बाद ऑलमोस्ट खड़ी चढ़ाई थी, उसके ऊपर उन्होंने जिप्सी चढ़ा दी। और मैं भौचक्का था कि ठीक है, मुझे भी गाड़ी चलाने का शौक़ था, मैं भी गाड़ी चलाता था, पर ऐसी गाड़ी मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप जिप्सी को नदी के अंदर उतार सकते हैं, और आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है और आप नेविगेट कर रहे हैं उस नदी को, और नदी जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ खड़ी चढ़ाई आपने उसके ऊपर चढ़ा दिया। तो फिर मज़ा ये आया। उससे करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर आगे जो है वो चौकी थी, और चौकी वालों को ये मालूम था कि साउथ से कोई नहीं आ सकता, हमेशा नॉर्थ से ही आ सकता है। तो जब इन लोगों ने देखा कि गाड़ियाँ आ रही हैं साउथ से, तो भगदड़ सी मच गई कि ये क्या, शायद नक्सलियों ने हमला कर दिया या जो भी है, भगदड़ सी मच गई। और उसके बाद फिर उन लोगों ने जब हमें देखा, डीआई साहब को देखा, तो उन्हें बहुत खुश हुए कि इस तरीके से भी कोई आ सकता है उन लोगों से मिलने के लिए। जो अनचार्टेड कोर्सेज हैं, रोड्स हैं, रूट्स हैं, उनको लेते हुए। तो ऐसे ढेर सारे मौके आए, इन्वेस्टिगेशन में मौके आए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में मौके आए, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ में आए, जहां आपने बहुत समय जो है आपने एकदम ठसके से खड़े होकर के आपने बात की उन लोगों से, और आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन कुछ किया। आपने इन्वेस्टिगेशन करते करते आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपने बॉस से शेयर की, और उस तरफ से जो शाबाशी में ऐसे ढेरों ऐसे वाक़े हैं जो कि वाकई आपको बड़ा खुश महसूस कराते हैं, आप पुलिसिंग और गर्व महसूस कराते हैं। पुलिसिंग में रहे, पुलिस में ट्रेनिंग की आपने, और अब ट्रेनिंग दे रहे हैं लोग, तब में और अब में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, एक जो ना सबसे मेजर बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, वो ये कि हम लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि हम लोग बहुत, पुलिस वाले बहुत ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं, 3rd डिग्री करते हैं, मारपीट करते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आप सब लोगों को ये श्योर करना चाहता हूँ कि 3rd डिग्री जैसा हम लोगों ने नौकरी ज्वाइन करते समय जो देखा था, यानी 90 के दशक की शुरुआत में या उसके पहले जो अधिकारी रहे हैं, उन लोगों ने जो 3rd डिग्री देखा था, वो और आज की 3rd डिग्री जो है वो तो मैं क्या बोलूँ, 0 डिग्री भी नहीं बची है जी। और जो नंबर ऑफ
ऐसे केसेस होते थे, प्रकरण होते थे, पहले 100 होते थे तो अब शायद एक भी नहीं होता है। तो जो एक मेजर फ़र्क मैं देखता हूँ वो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स का सम्मान है वो एक मेजर चेंज है पुलिसिंग में। दूसरे, अब जितने भी हम लोग जितने नए पुलिस ऑफिसर्स हैं उसमें जो थॉट है वो सर्विस कंपोनेंट का ज़्यादा हो गया है। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की जो लोगो है वो भी बोलता है देशभक्ति जनसेवा। देशभक्ति तो करते हैं, अन्यथा इतने पुलिसकर्मी शहीद नहीं हो रहे होते, पर जनसेवा जो सर्विस है, जनता की सेवा करना है, जनता की सर्विस करना है, वो शायद कुछ भूला सा हुआ था। लेकिन अब ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो सर्विसेज की बात करने लग गए हैं, और बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि निःशुल्क त्वरित गति से पुलिस जो है वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कम्युनिटी है, उसको पहुंचा रही है। तो जो मुझे जो समझ में आता है, पहली चीज़ तो ये है कि जो ह्यूमन राइट्स का एब्यूज़ कहा जा सकता है वो ड्रास्टिकली कम हो चुका है। और दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हम लोगों का पहले सिस्टम हुआ करता था, उस सिस्टम से इतर अब जो है हम लोग मोबाइल फोरेंसिक्स करके और उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करके, कंप्यूटर के माध्यम से डेटा प्रोसेसिंग करके हम लोग अपने काम में काफ़ी गति ला चुके हैं। CAPT में ट्रेनिंग दी जा रही, देश भर से लोग आते हैं। मैंने सुना है कि FBI की तरफ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा दिखा है अभी, और क्या चेंज रहता है उस ट्रेनिंग में? देखिए, जो यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक विषयों के ऊपर देते हैं, और ये कहने को सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग है, परंतु इसमें प्रोसिक्यूशन और प्रिजन डिपार्टमेंट जो है, इसके जो ऑफिसर्स हैं जिनकी कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग नहीं होती है, इनको भी हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारे पास पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के वो 3 भाग, इसमें जजेस जो हैं वो नहीं हैं, पर अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये एक ऑल इनकम्पासिंग क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेंटर बने। और चूँकि अब हम लोग प्रोसिक्यूटर्स को, जेल एडमिनिस्ट्रेटर्स को और पुलिस वालों को सबको साथ ट्रेनिंग देते हैं, तो जो हमारे काम में जो एप्रिसिएशन है एक दूसरे के काम का, वो बहुत बढ़ चुका है। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ वो ये कि हम लोग जो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं वो अडल्ट लर्निंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं, और जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं सीखने की वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे अगर मुझे कानून ही पढ़ाना हो तो कानून पढ़ाने में तो किताब खोल करके नहीं बताना कि 323 क्या है, उसको रोल प्ले करके भी दिखाया जा सकता है कि एक घटना रोल प्ले होता है, और उसके बाद फिर उनसे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे है, और उनको बोला जाता है कि अब ये धारा खोल करके पढ़िए और आप देखिए कि इसको आप किस तरीके से दोनों को जोड़ सकते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग, प्रेजेंटेशन और केस स्टडीज़, और ये तमाम तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग इनको सिखाते हैं। जब पवन जी पुलिसिंग नहीं कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं? घर में खाना बनाते हैं, फिल्म देखते हैं? हाँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। जैसे संडे को जो है वो आमतौर पे दोपहर का खाना मैं बनाता हूँ, और अभी जब ये कोरोना के समय जो है वो ये ज़रूरी भी हो गया था, तो बाहर जाना, लोगों से मिलना ये भी बंद है। तो पिछले करीब 100 दिनों में मैंने, 100 क्या ज़्यादा, करीब 150 दिनों में मैंने रोज़ कोई ना कोई एक अच्छी पिक्चर देखने का प्रयास किया है। ढेर सारे सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे मालूम चलता है कि ये अच्छी पिक्चर है, ये अच्छी पिक्चर है, और मैं या तो
सैटेलाइट टेलीविज़न के माध्यम से या OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर वो पिक्चरें देखता हूँ, और गार्डनिंग करता हूँ, और एरो मॉडलिंग करता हूँ, और कोडिंग करता हूँ। जो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं करता हूँ, और उसका समय भी मिलता है मुझे। घर में जो काम करते हैं भाभी जी को खुश करने के लिए करते हैं या कैसे करते हैं? नहीं, फरमाइश पे करता हूँ। अच्छा, फरमाइश पे करता हूँ कि पता नहीं है, शायद अब मैंने बंद कर दिया नॉन वेजिटेरियन खाना, लेकिन बनाना बंद नहीं किया है। तो शायद कुछ शिफा दिया है भगवान ने मेरे हाथ में, कि जब मैं बनाता हूँ तो अच्छा बनता है खाना, और कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी करता रहता हूँ, तो बनती रहती हैं चीज़ें, बनाते रहते हैं। जिस तरह से आपकी केमिस्ट्री है भाभी जी से, और उस तरह, लेकिन आप विवादों में आए हैं। कोई महिला आप पे आरोप लगाती है कि धमकाते हैं, और कोई महिला आपको आप व्यवहारी मीटिंग में से बाहर कर देते हैं। क्या वजह है? महिलाओं से कुंडली बाहर वाले से जमती नहीं है क्या आपकी? नहीं, बाहर अंदर नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, मेरा जो कुल थॉट है, प्रोसेस है, वो ये है कि जो टास्क आपको दिया गया है उसका आउटकम आना चाहिए। और मुझे ये ध्यान है कि जब हम लोग एकेडमी में थे तो उस्ताद जो है वो बोलता था कि टोकना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, तो फिर आप स्वच्छंद हो जाएंगे। हम एक यूनिफॉर्म फोर्स में हैं, हम डिसिप्लिन में रह कर के काम करते हैं, और जो टास्क दिया गया है उसको पूरा करना हमारा दायित्व है। और अगर हम उसको पूरा नहीं करते हैं तो टोकने का, रोकने का दायित्व भी आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ही। तो जो कुछ भी हुआ वो उसी परिप्रेक्ष्य में टोकने के कारण, काम ना करने से उनको बोलने के कारण है, जो कि आज ज़्यादातर अधिकारी ऐसा करते नहीं हैं, टोकते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं। पर मुझे लगता है कि टोकना रोकना ज़रूरी है, और मैं ये करता हूँ, आज भी करता हूँ। हमने सुना है ऐसे एपिसोड होने के बाद आप, कोई भी महिला अधिकारी या कोई कर्मचारी आती है तो दरवाज़ा खोल कर बैठते हैं, या कोई कलीग को अपने साथ बिठाते हैं ताकि कोई विवाद ना हो? दरवाज़ा खुला है, अभी भी देख लीजिए आप। तो मैंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि दरवाज़ा बंद करने का कोई अर्थ नहीं है। दरवाज़ा अगर आप बंद करते हैं तो इसका मतलब कुछ अंदर हैंकी पैंकी चल रहा है। तो दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ तो मैंने शीशे का दरवाज़ा लगा करके रखा हुआ है कि अगर बंद भी करो तो आप आकर के देख सकते हो, पर दरवाज़ा खुला रखते हैं, और ठीक भी है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी भी है, तो करता हूँ, दरवाज़ा खुला रहता है। युवाओं के लिए जो आते हैं आप सिविल सर्विस देने के लिए, उनके लिए कोई ऐसा सफलता का कोई मूल मंत्र है आपके पास? मेरे पास बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, पूछते हैं क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं उन लोगों से कुछ सवाल भी करता हूँ, पूछता हूँ। मैं तो जितने बच्चे हैं उनको सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हो, जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मेरे आँख के सामने जो जो चीज़ें आ रही हैं, मुझे ये मालूम चलना चाहिए ये क्या है और कैसे काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे हाथ में ये मास्क है, ये मास्क क्यों है, ये कैसे बनता है, इसमें ये किस कपड़े का बना हुआ है, ये कपड़ा अगर कॉटन है तो कैसे बनता है, ये कपड़ा अगर पॉलिएस्टर है तो कैसे बनता है, ये कपड़ा अगर सिल्क है तो कैसे बनता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि सामने आकर के ये बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे दायरे में दिखने वाली जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में मैं सब कुछ बता सकता हूँ, तो फिर मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि उसको फिर सिविल सर्विसेज में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये सब चीज़ आप कब सीख पाते हो, आप कब कर पाते हो, जब आप लगातार पढ़ते रहते हो, लगातार चीज़ों को समझते रहते हो, लगातार कुछ जानने के इच्छुक रहते हो, तो ही आपके पास इन सारे प्रश्नों का उत्तर होता है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जिज्ञासा को रोकना नहीं है। जिज्ञासा जितना ज़्यादा बढ़ सकती है, जितना ज़्यादा जान सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, उतना ज़्यादा पढ़ो, और अपने अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है उन सब का अगर उत्तर देने का या ढूंढने का प्रयास कर लेते हो उस जिज्ञासा के चलते, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिरी सवाल सर, पवन जी हाकिम बनना चाहते थे, बन गए, अब क्या बनना चाहते हैं और क्या लक्ष्य है आगे का? मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा तो सोचा नहीं,
पर क्या है कि एक बहुत पहले किताब पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों ने, आपने भी पढ़ी होगी, द फाउंटेन हेड, और उसने ये कहा था, शुरुआत में लिखा हुआ है कि ह्यूमन डिससेटिस्फेक्शन इज़ द फाउंटेन हेड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो आयन रैंड मैडम जो बोलती हैं, तो असंतोष होना जीवन में ज़रूरी है। अगर असंतोष होगा तो ही आप भविष्य देखोगे, आप सपने देखोगे। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी भी कहते थे। तो मैं जो सोचता हूँ, जो देखता हूँ, प्रयास करूँगा उसको पाने का। और इन सब के इतर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं अपने साथ में जितने मेरे परिवार है, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ खुश रहें। और जीवन में आप ये पाते हो कि शायद अंदर की खुशी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। उसी को ढूंढता है, उसी को पाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये थे पवन श्रीवास्तव जी। उन्होंने कहा कि सफलता चाहिए तो आसपास जो भी दिख रहा है आप उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। यदि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो जो भी जानकारी आप, एक चीज़ की भी उन्होंने जैसे उदाहरण दिया है मास्क का, कि इसके बारे में हर जानकारी आपके पास होना चाहिए। यही आपकी सफलता का मंत्र है। आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर किसी नए अवसर, नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।